जिस घड़ी का वर्षों से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, यानी यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। साथियों, वंदे मातरम। मैं विवेक चौधरी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। साथियों, इस वीडियो में कंप्लीट में इंफॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को कि तैयारी आप किस तरीके से करें, कब से फॉर्म भरे जाने हैं, कितनी वैकेंसी हैं, क्या छूट मिली है एज में, या क्या सिलेबस है। सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पॉसिबल हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो आवेदन है वो आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं, यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। पेपर कब तक होगा इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग समझिए कि ऑनलाइन आवेदन आप लोगों के जो है वो 12 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी आज आप लोग देख सकते हैं 13 तारीख है। कल से ही आप लोगों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ये रात से हो गए थे। और ये लास्ट जो है वो डेट आप लोगों की 11 सितंबर तक है, यानी एक महीने का समय आप लोगों को करीब करीब दिया गया है। तो अभी आपके सामने जो है काफी समय है, आप लोग यहां पर अपना फॉर्म फिल जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 12/8/2025, यानी कि ये भी 12 तारीख है, और 11/9/2025 अंतिम दिन है। ये क्या है? ये आवेदन शुल्क यानी कि जो फीस जमा करने का डेट होती है वो दे रखी है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोगों को जैसे जमा किए हो गए शुल्क के संयोजन में तिथि अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग 13/9 तक जो है इसको क्लियर कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो डेट है वो आप लोगों के लिए ये है, बाकी कोई इनमें से डेट ऐसी काम की नहीं है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि एक यहाँ पे 2.1 में जाकर के एक पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा है कि अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। बिल्कुल ये अनिवार्य है, लेकिन इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है कि आप इसे आज और कल में ही कर सकते हैं। इसे आप आराम से जब तक फॉर्म भरे जाए तब तक कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर जरूर भरना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा ये, यानी इसमें कुछ नहीं है, आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर डलेगा, आधार कार्ड वगैरह सारा कुछ डलेगा इसमें, और आपका ओटीआर भर जाएगा। उसके बाद फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो जिसके थ्रू भी आप फॉर्म भरवाते हैं वो भी आपका ओटीआर तुरंत भर देगा। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत 5 मिनट का काम है ओटीआर भरने का। ओटीआर के बाद फॉर्म फिल होता है, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आवेदन शुल्क की बात करें, यानी कि कितने रुपए आप लोगों के लगने वाले हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अगर सामान्य कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं यानी ओबीसी से हैं, तो आपकी फीस होगी 500 रुपए। इसके बाद आप या तो एससी से हैं या एसटी से हैं, तो आप लोगों की जो फीस होगी वो 400 रुपए होगी। ठीक है, तो ये आपका फीस का रहा। इसके बाद जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये सारे बता के जाऊंगा। मैंने बता दिया आपको, फॉर्म आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं, आपको करीब एक महीने का समय है, आप भर सकते हैं। एक महीने के अंदर अंदर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरो, बाद में साइड व्यस्त हो जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब बात करते हैं एज को लेकर के। एज को लेकर के बहुत चिंतित थे स्टूडेंट कि सर एज क्या रहने वाली है, क्या कुछ छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 साल की छूट सभी को दी गई है। 3 साल की छूट कैसे, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आप लोग समझो कि यहाँ सभी में लगभग ये कई तरह की वैकेंसी है, सबको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर के 28 साल तक की एज आपकी होनी चाहिए। यानी 21 साल से तो आप छोटे नहीं होने चाहिए, और 28 साल से आप बड़े नहीं होने चाहिए। यानी कहने का मतलब है, अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, यानी 28 साल से वो छोटा होना चाहिए। जन्म 2/7/1997 से पहले तथा 1/7/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। इसके बीच में आपका एज मतलब जो है जन्म होना चाहिए। तो ये तो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। इसके बाद में इसमें छूट भी दी गई है। अब 28 साल मान लो आपकी एज हो गई, तो पहले तो आप लोग एससी एसटी ओबीसी में है तो उसका आपको अलग अलग आरक्षण मिलता है, यानी 5-5 साल का तो उसमें मिल गया, 5 साल का मिल गया। लेकिन 5 साल में और ये 3 साल का जो है ये आप लोगों को एक्स्ट्रा छूट है। ठीक है, ये थोड़ा और मैं क्लियर कर देता हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इसमें पूरा जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसमें पूरा आप लोगों को दे रखा है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो एज को लेकर के तो कोई चिंता आप लोगों को नहीं होनी चाहिए कि आपकी वैकेंसी पिछले 2 साल से नहीं आई, 3 साल से नहीं आई, तो घबराओ मत, आपको एज में भी इसमें रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है,
और यहां आप लोग देख सकते हैं जैसे सामान्य श्रेणी को 3 साल की छूट मिली है, यहां लिखा हुआ है। और अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट तो होती होती है, आप लोग जानते हैं। और 3 साल की जो छूट एक्स्ट्रा मिली है वो भी आपको दी जाएगी। ऐसे ही अनुसूचित अनुसूचित जनजाति को लेकर के 5 साल की छूट तो होती है, बट 3 साल की और दी जाएगी, यानी कि 5 और 3 8 साल की छूट हो जाएगी। तो ये मतलब बहुत अच्छा किया है सरकार ने, काफी अच्छा मैं इसको कह सकता हूं। ठीक है, एज में रिलैक्सेशन देकर के, क्योंकि काफी समय से भर्तियां नहीं आई थी। इसके बाद साथियों कितनी वैकेंसी है इसको लेकर के भी चिंता है। तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूं कि टोटल आप लोगों की जो वैकेंसी है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की, वो 4543 पद आए हैं। ठीक है, यानी पोस्ट जो है वो कितनी है, 4543 पोस्ट है टोटल। इनमें से अगर हम सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस की बात करें, यानी आप लोग देखते होंगे सिविल पुलिस का मतलब होता है जो जैसे आप थाने या चौकी में देखते हैं वो सिविल पुलिस होती है। बाकी अलग अलग भी आप लोगों के कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, कई सारे जो है विभाग होते हैं। जैसे इसमें तो आप लोगों की जो है 4242 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस में ही, फीमेल्स के लिए यानी महिलाओं के लिए 106 पद हैं टोटल। उसके बाद प्लाटून कमांडर होते हैं, उसमें जो सब इंस्पेक्टर हैं सिविल पुलिस के 135 पद हैं। इसके बाद आपके एसआई प्लाटून कमांडर में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि एसएसएफ, इसमें 60 पद हैं। ठीक है, सभी अपने आप में जबरदस्त पद हैं साथियों, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। अब यहां बात करते हैं हम लोग फिजिकल को लेकर के, फिजिकल क्या है उसके बाद सिलेबस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हमारा सिलेबस ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि हर एक क्राइटेरिया से हम गुजरते चले जाएंगे। सबसे मुश्किल टास्क जो है वो है हमारा पेपर, उसको क्वालिफाई करना। तो पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट वो एक लास्ट में जाकर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि यूपी पुलिस ऑनलाइन 2025 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी जो होगा आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो क्या होगा। तो यहां पर देखिए लिखा है जर्नल ओबीसी और एसटी वालों के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और जो आप लोगों की चेस्ट है, चेस्ट फुलाव भी देख लीजिए आप, 79 बिना फुलाई होनी चाहिए, और फुला करके आपका सीना 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और एसटी वालों के लिए इसमें जो है छूट है, अगर आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है तो भी चलेगा। सीना भी आपका 77 से 82 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, यानी 77 तो होना चाहिए, और फुलाव आप लोगों का कितना होना चाहिए, 82 तक, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इसके बाद कैटेगरी देखो, फीमेल्स के लिए बात करते हैं तो फीमेल्स के लिए केवल एक तो हाइट को लेकर के होता है और वेट को लेकर के होता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे अगर बात कर रहे हैं जनरल ओबीसी और एसटी के लिए, महिलाओं की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आप लोगों का जो वजन है वो कम से कम 40 किलो होना चाहिए। इससे कम होगा तो पता लगा कि आपसे राइफल ही नहीं उठेगी, तो फिर आपको जो है वहां पे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो कम से कम खाओ पियो, अगर अभी भी वजन आपका कम है तो खाओ पियो थोड़ा सा, 40 किलो मतलब बहुत कम वजन होता है अगर 40 किलो से कम है तो। ठीक है, इसके बाद एसटी की अगर बात करें तो 147 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट होनी चाहिए। भाई साहब वजन यहां भी 40 होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप एसटी से आते हैं तो 20 किलो की भी चल जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि वजन में आपको बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी, तो खाओ पियो, खाना पीना सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि भागदौड़ क्या रहेगी आपकी। ठीक है, तो यहां मेल के लिए जो भागदौड़ रहेगी वो 4.8 यानी 4800 मीटर या 4.8 किलोमीटर हम कह सकते हैं, 28 मिनट में आपको दौड़ लगानी होगी। तो ये बहुत ज्यादा दौड़ नहीं है, आप अगर नॉर्मल भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो भी दौड़ लगा लोगे, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल सी दौड़ है। फीमेल्स के लिए जो है वो 2.4 किलोमीटर है 16 मिनट में, ये भी मतलब एक नॉर्मल सी दौड़ है। तो इसमें दौड़ का तो कोई बहुत बड़ा रोल है ही नहीं। सबसे बड़ा जो रोल है ना मेरे दोस्तों, वो है यहां, देख रहे हो आप, जिसने ये क्वालिफाई कर लिया ना, जिसने ये क्वालिफाई कर लिया उसको कोई रोक नहीं सकता यूपीएसआई में, ये ध्यान कर लेना। सबसे जो कठिन टास्क है वो यही है, लेकिन यहां समझना पड़ेगा कि आप इस टास्क को कैसे क्लियर करोगे, क्योंकि कोई नॉर्मल वैकेंसी नहीं है। यूपीएसआई, दरोगा, इंस्पेक्टर यानी सब इंस्पेक्टर, तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक जिम्मेदारी का पद है ये। ठीक है, हर कोई नहीं ले सकता इसको। चलता फिरता केवल स्टेटस लगा ले कोई व्यक्ति, या केवल व्हाट्सएप पर डेली स्टेटस लगा ले, इस वर्दी को पहन के ये दिखाऊंगा वो करूंगा, वो नहीं हो सकता। शांति से एकदम चुपचाप मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इतना समय भी नहीं होना चाहिए आपके पास कि आप स्टेटस लगाएं।
कम से कम 10 से 12 घंटे या 10 घंटे तो कम से कम आपको पढ़ाई करनी है डेली, अगर सिलेक्शन लेना है तो। यहां पर हमारे पास कुछ सेक्शन है, जिन सेक्शन में एक मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा सामान्य हिंदी, उसके बाद मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। ये तीनों सब्जेक्ट आप लोगों के एक ही सेक्शन के अंदर है। उसके बाद सेक्शन 3 में आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यानी इसको हम लोग रीजनिंग कह सकते हैं। रीजनिंग के अंदर ही कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, या हम कहें मैथ्स के अंदर ही कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 4 में बात करें तो मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षण, यानी दोनों जगह पर रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहां दोस्तों जैसे मैथ्स है, मैथ यहां पे 40 नंबर का दे रखा है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूपीएसआई के अंदर कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि रीजनिंग को मैथ के अंदर डाल दिया, मैथ को रीजनिंग के अंदर डाल दिया, मतलब इस तरीके से बेवकूफ बना दिया। कई बार रीजनिंग में क्वेश्चन कम हो जाते हैं, कई बार मैथ्स में कम हो जाते हैं, बट ऐसा थोड़ी है कि हर बार ऐसा होता है तो आगे आने वाले समय में भी ऐसा होगा, नहीं। हो सकता है कि अब ना हो। तो यहाँ टोटली 40-40 नंबर के आप लोगों के सारे सब्जेक्ट हैं, और टोटल हम देखें 4 चौके 16 यानी 160 मार्क्स का जो है आप लोगों का ये पेपर होगा। और प्रत्येक नंबर कितने का होगा आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, 400 में से, यानी टोटल अंक आपके 400 हैं, और आपके जो क्वेश्चन है वो 160 हैं। ठीक है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं यहां पे टोटल आपके क्वेश्चन कितने हैं, 160, और आप लोगों के यहां पे मार्क्स कितने होने चाहिए, टोटल अंक जो हैं वो आपके 400 हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, खुद समझ लीजिए कि कितने नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है आपका। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि यहां पर हमारे पास जो सिलेबस है उसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई विभाग ने डिटेल में दे रखा है कि ये पॉइंट आपको कवर करने हैं सब्जेक्ट्स में। जैसे सबसे पहले मैं सामान्य हिंदी का उठाता हूं, तो सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना जरूरी है वो देखिए। सबसे पहले हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी बिल्कुल बेसिक है। पहला ही पार्ट है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। इसके अलावा हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान। इसके बाद देखो यार, ध्यान रखना यहां पे, इसके अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट आते हैं, तो उनको डिस्कस यहां पे नहीं किया गया है। ठीक है। उसके बाद हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, उसके बाद पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास। इसके बाद में देखें हम लोग विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस छंद अलंकार आदि, अपठित गद्यांश बोध, यानी अपठित बोध जो होता है पूरा पैराग्राफ पढ़ करके आंसर करना है, प्रसिद्ध कवि और लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, और हिंदी भाषा में पुरस्कार, और ये विविध। जहां भी मिसलिनियस आ गया तो छोटे मोटे जो पॉइंट छूट गए हैं, छोटे मोटे कुछ आप लोगों से सब्जेक्ट सॉरी छोटे मोटे जो आप लोगों से कोई लेसन छूट गए हैं, पार्ट छूट गए हैं, वो भी मिसलिनियस के अंदर जो है डाल दिए जाते हैं। तो ये तो पढ़ना ही है, इसके अलावा जो हम पढ़ाएं वो भी आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है। क्लासेस कहाँ चलेंगी आपकी वो भी मैं आपके बता के जाऊंगा, क्लासेस कहाँ चलेंगी, कैसे आपको क्लासेस को ज्वाइन करना है, फ्री क्लास है या फिर पेड क्लास है, इन सभी को हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, सबको समझेंगे। बस मेरे साथ पूरा बने रहो आप क्लास में। तो यहां आगे हम लोग बात करते हैं मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान को लेकर के। तो भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विविध प्राविधान, ये अलग अलग टॉपिक हैं आपके मूल विधि के अंदर। तो ये मूल विधि के अंदर सारे आप लोगों को पढ़ने, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, तो वहां से देख लेना, ये बहुत सारे हैं। उसके बाद संविधान, संविधान पढ़ना होगा। संविधान में संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, यानी पूरा मतलब ये टोटली आपको संविधान पढ़ना होगा। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है आप लोग यहाँ खुद देख सकते हैं। जैसे आप लोगों को स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये सब हिस्ट्री का पार्ट हो गया। उसके बाद अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, देख रहे हो आप, इकोनॉमिक्स भी आ गया आपका, जनसंख्या, पर्यावरण, पर्यावरण भी आ गया है ना, नगरीय, है ना, ये सारे आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद में आप लोग आगे बढ़ोगे तो यहाँ नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट हो गई, अरे तेरी, इसके बाद में
यहां संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि ये जो है पूरा मैथ्स का पोर्शन है जो आप लोगों का संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है। देखो जैसे नंबर सिस्टम मैथ का पार्ट है, उसके बाद सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन दशमलव और भिन्न, और उसके बाद में आपका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम, ये हो गया टॉपिक। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, इसके बाद प्रतिशतता और प्रॉफिट लॉस हो गया यानी लाभ हानि, डिस्काउंट यानी छूट, साधारण ब्याज, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद में भागीदारी पार्टनरशिप, औसत, समय कार्य, उसके बाद समय और दूरी, ठीक है। उसके बाद में आपका सारणी ग्राफ, उसके बाद आप लोगों को मेंसुरेशन भी पढ़ना है, 3D का भी पार्ट है थोड़ा सा मेंसुरेशन, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन में 2D आएगा शायद, 3D को लेकर के नहीं है यहाँ पे मेंसुरेशन। उसके बाद में आपका जो है अंक गणितीय और संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य मिसलिनियस यानी विविध, ये आपका मैथ्स का पोर्शन हो गया, ठीक। ये टॉपिक तो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, इसके अलावा एक दो मिसलिनियस में और रह जाए छोटे मोटे तो वो उठा लेना। फिर देखो इसी के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, इसी के अंदर आप लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लॉजिकल डायग्राम यानी रीजनिंग का पार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है वो सिंबॉलिक रिलेशन यानी संकेत संबंध, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज, ये सब रीजनिंग का पार्ट है। शब्द और वर्णमाला में आंशिक संबंध या समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, ओके, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, और आप लोगों को अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ठीक है। ये रीजनिंग का पार्ट हो गया। अब यहाँ स्पेसिफिक जो मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षण दे रखा है, इसमें भी रीजनिंग का ही पार्ट है। देखो यह संबंध एवं आंशिक समानता यानी एनालॉगी वगैरह जो पार्ट होते हैं, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर यानी कि असमान चिन्हों को चुना, ये क्लासिफिकेशन है। यानी आपको यहाँ पे अलग नाम से मिल रहे हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ अलग नाम से पढ़ाता हूँ, तो ये नाम में आप कंफ्यूजन आपके अंदर क्रिएट नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला टॉपिक है, ये क्या ऑड वन आउट भी नाम से जानते हैं, क्लासिफिकेशन नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, श्रृंखला नंबर यानी सीरीज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ठीक है। फिर आप लोग देखोगे संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना यानी कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है ये। आगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी दिशा परीक्षण आप पढ़ते होंगे, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, और उसके बाद आपका वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है समय क्रम परीक्षण, ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है। वैन आरेख चार्ट वाला भी यानी कि डीआई वाला डाटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट। उसके बाद आप लोग देखेंगे गणितीय योग्यताएं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, और एज वगैरह के क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अरेंजिंग ऑर्डर यानी क्रम में व्यवस्थित करना, आपने देखा होगा रैंकिंग के अंदर कंपैरिजन टेस्ट, वो ये पार्ट है, ठीक है। ये टोटल हमारा जो है वो सिलेबस है। उसके बाद देखो एनालॉगी, समानता, डिफरेंस यानी डिफरेंसेस मतलब क्या होता है भाई, कौन सा सबसे अलग है, क्लासिफिकेशन, खाली स्थान भरना, ठीक है, समस्या को सुलझाना, एनालिसिस, जजमेंट, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, ठीक है, कथन कार्यवाही। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, निर्णायक क्षमता। उसके बाद मेमोरी, विजुअल मेमोरी यानी जो नॉन वर्बल पार्ट होता है आपका, ठीक है, स्मृति विभेदना, क्षमता, और ऑब्जर्वेशन यानी पर्यवेक्षण, ये सब वही है आप लोगों का एनालिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल का संबंध, ठीक है। रिलेशन, अवधारणा, उसके बाद अरिथमेटिक तर्क, उसके बाद वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर मतलब नॉन वर्बल पूरा, समझ गए आप। उसके बाद यह अंक गणितीय संख्या, ये अलग अलग नाम से दे रखे हैं, वो हम एक ही टॉपिक में सारा कुछ करा देते हैं। अमूर्त विचारों, प्रतीकों तथा उन संबंधों में सामंजस्य क्षमता, ये एक आप लोगों का जो है वो मानसिक अभिरुचि का होता है, ठीक है। मानसिक अभिरुचि यानी आप लोगों को कोई स्टेटमेंट दे दिया, उसमें से 4 आपको चुनने हैं कि कौन सा इस स्टेटमेंट में बेहतर विकल्प है। तो ये टोटल आप लोगों का सिलेबस है, आपको जिसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं क्लासेस को लेकर के। तो आप लोग जानते हैं कि मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, एक रीजनिंग और एक हिंदी, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाता हूं। ये दोनों आप लोगों की जो प्रैक्टिस होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ पे, जो भी लास्ट आप लोगों से पूछे गए हैं यूपीएसआई में, ठीक है, वो रीजनिंग की क्लास लगाऊंगा रात को 8 बजे से 8 PM,
और आप लोगों की हिंदी की जो क्लास लगाऊंगा वो लगाऊंगा मैं 9:30 बजे से, ठीक है, 9:30 से रात को। तो ये आप लोगों की लगभग एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे या सवा सवा घंटे की क्लास होंगी दोनों। और ये इसी चैनल पे आपकी होंगी, किस पे, कंपटीशन गुरु पे। किस पे? कंपटीशन गुरु पर। कंपटीशन गुरु पर। और आपके लिए बता देता हूं कि ये तो आपकी PYQ के हो गए भाई, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और समझा देता हूं कि अगर आप में से कोई भी इच्छुक हो कि सर हमें आपका स्पेशल बैच लेना है, हमें ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में पढ़नी है, कॉन्सेप्चुअल पढ़नी है, तो मैं आपके लिए, अगर आप कहेंगे, डिमांड करेंगे, तो मैं रीजनिंग का प्लस हिंदी का एक बैच लेके आऊंगा आपके लिए एप्लीकेशन पर। बट यहाँ पे सीरियस स्टूडेंट ही जुड़ेंगे जो वाकई में पढ़ना चाहते हो। और इसकी फीस मैं 299 रुपये रखूंगा, और 299 रुपये में दोनों सब्जेक्ट आपको करवाऊंगा, रीजनिंग भी और हिंदी भी। और रीजनिंग और हिंदी का एक बहुत अपने आप में बड़ा रोल है, ध्यान रखना। जीके को आप लोग बहुत ज्यादा समय मत दीजिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा समय मतलब क्लासेस में मत दीजिएगा। इसकी आप लोग क्या करिएगा, बुक से पढ़िएगा। अब बुक कौन सी लें, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि बुक आप कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। एक तो पहली बात, आप लोग घटना चक्र ले लीजिए अपने, ठीक है, घटना चक्र ले लीजिए। घटना चक्र से आपको यह पता हो जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह का प्रश्न बनता है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लैंग्वेज बेस्ड क्या होता है, ठीक है। घटना चक्र हो या करंट पब्लिकेशन का हो, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक लूसेंट बुक आती है, लूसेंट हो या करंट पब्लिकेशन की हो, ऑल इन वन की, आप इसको कम से कम 2-3 बार पी लीजिएगा घोल के एकदम। क्योंकि इसमें मैंने पिछली बार भी देखा है और हर बार देखता हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं कि फैक्ट वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, और हम लोग इतना अंदर तक घुसते चले जाते हैं कि जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो भी दिमाग से निकल जाते हैं कि भैया एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा। तो फैक्ट बहुत जरूरी है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और अब लास्ट में बात आती है कि सर पेपर कब तक होगा, करीब करीब पेपर कब तक होगा, ये बताइए। तो मैं आपको बताता हूं कि इसके पेपर की अभी किसी के पास पक्का इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप यूपी के बारे में तो जानते हैं कहानी क्या होती है, आ जाए तो अभी 2 महीने बाद पेपर दे दें, ना आए तो अभी 2 साल लग जाए पेपर में, ठीक है। तो जितने भी ये ज्ञानी महात्मा बैठ करके जो जानकारी दे रहे हैं कि 2 महीने बाद पेपर है, 3 महीने बाद पेपर है, संभावना हो सकती है, पर श्योरली कोई नहीं हो सकता कि 100% कह दे कि तब पेपर है। बट मैं ये मान के चलता हूं कि अगर 3 महीने बाद भी आपका पेपर हो, तो आप इस तरीके से तैयारी बनाए रखें कि अगर 3 महीने बाद भी पेपर हो तो हम पेपर को दे सकें। अब कैसे होगा, आप लोगों को सिलेबस बता दिया है, अपने अकॉर्डिंग अपना समय बनाइए, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, आज के समय में ग्रुप डी में भी सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हो, ग्रुप डी में, ग्रुप डी जिसमें केवल आपको पढ़ाई का कोई काम नहीं करवाया जाएगा, उसमें भी आपको पढ़ना पड़ रहा है। यहां तो सारा खेल पढ़ाई लिखाई का ही होगा, समझ रहे हो, एक विवेचना लिखने में हाथ दुख जाएगा आपका। तो यहां सारा ही खेल डिसीजन लेने का, डिसीजन भी आप लोगे इसमें जा करके, तो बहुत कुछ बदल जाएगा आपके जीवन का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो, विश्वास करना इस बात का। लेकिन वो बदलेगा कब, जब हम बदलने की खुद कोशिश करेंगे। 8-9 घंटे डेली पढ़ना है आपको, डेली। और अपना रूटीन बनाओ कि आज ये सब्जेक्ट क्लियर करना है, ये टॉपिक क्लियर करना है, ये पॉइंट क्लियर करना है, और वो क्लियर ही करना है, समझ गए। मैं यही कहना चाहूंगा। और आपकी क्लासेस आज से ही मैं लगा दूंगा, रीजनिंग की 8 बजे से, और हिंदी की रात को 9:30 बजे से, ठीक है भाई। दोनों क्लासेस आपकी आज से ही स्टार्ट हो जाएंगी, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर आप डेली देखें इन दोनों क्लासेस को, ठीक है। आपको अंदाजा होगा, आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर मेरे को समय रहा, बात बन पाई, तो मैं आपको पॉलिटी और पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, बट अभी मैं उसके लिए कह नहीं सकता 100% कि मैं पढ़ा दूंगा। अगर समय रहा तो जरूर पढ़ा दूंगा पॉलिटी, ठीक है। बाकी जैसे जैसे समय समय पर जो चीजें आपके लिए होती रहेंगी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्ते, राम राम, जय हिंद। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।